जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो ये हमारी सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सितंबर 2016 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो ये स्लाइड आपने देखी होगी मेरे वीडियोस में। तो ये स्लाइड मेनली मैंने आपको कई बार बताया है, बस मैंने इसलिए ये स्लाइड इंट्रोड्यूस की है ताकि हमको पता चले कि हम इस पेपर में किस टाइप के टॉपिक्स कवर करेंगे और कितना सिलेबस हमारा इससे कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन पर्पज़ है। तो आपको ओवरव्यू वीडियो शुरू होने से पहले ही पता चल जाए कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स और किस टाइप के कॉन्सेप्ट हम इस सॉल्यूशन के दौरान पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यूनिकली, जो मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12 साल का जो भी डेटा क्वेश्चंस का जो रिपीटिशन है, उससे लेके मैं एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊंगा जो कि 20 जनवरी के आसपास आएगा। और आप उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में मैं एक तरीके से प्रेडिक्ट करूंगा कि 2021 में किन टॉपिक्स के क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और आपको ये मेरे वीडियो सीरीज आपको अगर पसंद आ रही है तो जितना जो हो सके आप लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सब लोगों को, आपको सबको, आपके फ्रेंड्स वगैरह को सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में। मैंने आपको कई बार बताया कि मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन 2021 के लिए भी इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश में देखो, हिंदी में डेटा थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है, लेकिन आप इस डेटा को इंग्लिश में देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपका मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन आएगा, तो फर्स्ट स्टेप आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सॉर्ट द डेटा। जो भी आपका डेटा दिया हुआ है, आप उस डेटा को सॉर्ट कर लो। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ डेटा को सॉर्ट। सबसे छोटा है मेरा 1, फिर है मेरा 2, फिर है मेरा 3, ठीक है, फिर मेरा आएगा 4, 4, फिर मेरा आएगा डेटा 8, फिर मेरा आएगा 9, फिर मेरा आएगा लास्ट में 14। अब आप देख लो, इसमें आपको देख लो आपने कोई नंबर छूटा तो नहीं होगा, क्रॉस चेक कर लो, आप नंबर काउंट कर लो। 3 3 6, 3 9, 3 12 1 13, 3 3 3 3 6, 3 9, 3 3 6, 3 9, 3 12। एक नंबर मेरा शायद इसमें छूट गया है, यही इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, 6 छूट गया इसमें। देखो 6, यहाँ पे 6 आएगा, इसलिए फ्रेंड्स ये मिस्टेक हो सकती है। आप इसको हमेशा एक बार काउंट कर लेना नंबर्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें। अब मेरा पहला क्या पूछा था, मीन ऑफ द मोड। इन तीनों का मीन पूछा है मेरे से, तो मुझे निकालना क्या क्या है, मोड, मीडियन एंड रेंज। देखो सबसे पहले रेंज। रेंज मैंने आपसे क्या कहा था, रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो 14 माइनस 1, 14 माइनस 1, तो मेरी रेंज हो जाएगी इसकी 13। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ मोड की। मोड मैंने आपसे कहा था कि जो नंबर फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा हो उस पूरे उसमें, वही आपका मोड हो जाएगा। तो आप देखो इसमें 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मेरा इसका मोड कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर मीन, आपका मीडियन पूछा है। मीडियन पूछा है इसका, तो मीडियन का तरीका क्या होता है, आप टोटल नंबर्स देख लो कितने हैं। टोटल नंबर 13 है, तो आगे से आप 6 हटा दो और पीछे से आप 6 हटा दो, तो आपके जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा उस पर्टिकुलर उसका मीडियन। तो इसका मीडियन कितना आ गया, इसका मीडियन आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, ये 3 नंबर मेरे आ चुके हैं। अब मेरे से पूछा क्या है, इन तीनों का मीन पूछा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जिन भी नंबर्स का मीन पूछा है उन नंबर्स का सम 4 + 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। तो ये मेरा आ जाएगा 13 और 4 17, 4 21 डिवाइडेड बाई 3 7। मेरा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो इतनी सी है कि आपको जो सॉर्ट कर लेना है, और उसके बाद सॉर्ट करने के बाद आप रेंज पूछिए तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर दो। मॉड पूछा है तो आप देख लो कौन सा नंबर फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। और मीडियन पूछा है तो आप उसका, अगर ऑड है तो आप आगे से उतने ही नंबर डिवाइड बाई और पीछे से उतने ही नंबर, बीच का नंबर आ जाएगा। और टोटल नंबर अगर इवन है तो मैंने आपको बताया था उस केस में 2 आपके नंबर आएंगे सेंटर में, तो आप दोनों का मीन ले लो, वो आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई बिटवीन -5/6 एंड 7/8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था जब भी रैशनल का कोई नंबर आ जाए आपका, रैशनल नंबर्स का, और उसमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा हो, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हो, कंपैरिजन पूछा हो, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको उसका डिनोमिनेटर बराबर कर लेना है। यानी कि उनको इस फॉर्म में ले आना है कि उनको डायरेक्ट हम बता सकें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा है तो। इस केस में पूछा है आपका, एक रेंज पूछी है कि
इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन इन दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो हमारा तरीका था डिनोमिनेटर सेम करने का, वो क्या था, हम एलसीएम ले लेंगे। 8 6 का एलसीएम आता है 24। देखो मेरे 5/6 क्या बन जाएगा, अगर मैं 24 एलसीएम लेता हूँ तो 24 तो आएगा मेरा यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा मेरा -20। ठीक है, ये तो आ गया मेरा -20/24। 7/8 कितना आ जाएगा, नीचे तो मेरा 24 ही आएगा। 8 तिया 24 और 7 तिया 21, ये मेरा आ जाएगा 21/24। अब देखो इसमें क्या हुआ कि फिर डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, तो अब मेरे को डील करना है केवल इन दो नंबर्स में। ठीक है, अब देखो मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, लेता हूँ मैं -3/4 को ले लेता हूँ। देखो 3/4 को भी मैं 24 वाली फॉर्म में बनाऊँ तो 3/4 क्या बनेगा मेरा, नीचे तो मेरा 24 ही आ जाएगा। 24 आया, -3 6 तिया 18, तो माइनस का 18। अब आप देखो ये -18 के इनके बीच में आ रहा है क्या, आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इनको नंबर लाइन पे बनाऊँ कहीं पे इन नंबर्स को, तो ये नंबर क्या बनेंगे, यहाँ पे मेरा कहीं -20 होगा और यहाँ पे कहीं मेरा +21 होगा। तो -18 तो यहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे -19 होगा, यहाँ पे -18 होगा। ऐसे करते करते 0 तक पहुँचेगा और यहाँ से फिर ये यहाँ मेरा कहीं 10 होगा, यहाँ पे मेरा कहीं पॉजिटिव में नंबर आएगा 15, और ऐसे करते करते मैं नंबर सीरीज चलती जाएगी। तो आप देखो ये तो बीच में हाँ है, मैं देखता हूँ पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, ये तो मेरा है इसके बीच में। ठीक है, ये देखो इसको अगर मैं 24 के फॉर्मेट में बनाऊँ तो इसको कैसे बनाऊंगा, नीचे मेरा 24 और ऊपर कितना रहेगा -22। अब देखो आपको -22 तो यहाँ आ गया, इस वाली रेंज में आ जाएगा -22 तो। ठीक है, तो ये मेरा जो है आपका आउट ऑफ रेंज चला गया नंबर। तो यानी कि इसमें से पूछा है विच इज नॉट लाई बिटवीन, इन दोनों के बीच में कौन सा लाई नहीं करता, तो मेरा 11/12 इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फंडामेंटल जो चीज़ है वो यही है कि आप डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। ऐसा रैशनल आपको जैसे नंबर दिखे और आपसे कुछ कंपैरिजन पूछा है, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप डिनोमिनेटर को कॉमन बनाओ और उस कॉमन टर्म्स लेने के बाद ऊपर जो न्यूमरेटर में जो टर्म है उस आपसे डिसाइड करो कि वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, रेंज क्या है, बीच में कौन सा है, आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आपको फिर इजीली पता पड़ जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। अब ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, हमने पिछले कहीं पेपर्स में ये रेसिप्रोकल वाली चीज़ नहीं की थी, पर इसमें आपको देखो कॉन्सेप्ट वाइज आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। देखो ये जो a की पावर m होता है इसका रेसिप्रोकल a की पावर -m होता है। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, a का रेसिप्रोकल होगा 1/a। ठीक है, ऐसे ही a की पावर m का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a की पावर m, और जब इसको m को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा a की पावर -m, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जो पावर जो नीचे होती है वो ऐसे कैसे ऊपर जाके नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो वो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो आपका साइन और डिवीजन में ऊपर से नीचे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से पूछा है आपसे, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, मतलब ये पूरा एक नंबर मानो आप इसको बराबर मान लो आप a, तो आपसे पूछा है वैल्यू 1/a। ठीक है, तो मैं 1/a की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 1/a की वैल्यू लिख देता हूँ। मेरा क्या है 1/, मेरे से पूछा है 3/8 की पावर -2 इंटू -4 की पावर 5 की पावर -3, ऊपर मेरा ये 1 है। ठीक है, मेरे से 1/a पूछा है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यही वाला फंडा लगाऊं मैं यहाँ पे, देखो अगर 1/, ऊपर कुछ पावर जा रही है तो पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई, ये मेरी क्या है, ये मेरी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मेरी नेगेटिव क्या होगी, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, मैं इसको लिख दूंगा डायरेक्टली, मैं इसको लिख दूंगा 3/8 की पावर स्क्वायर, ये माइनस की पावर ऊपर हो जाएगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3/8 की पावर स्क्वायर, और ये कितना है -4 की बाई 5, माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा -4/5, लेकिन ये पावर इसकी जो ऊपर जा रही है -3 की हो जाएगी +3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9/64, और ये आएगा आपका -4 की पावर क्यूब करोगे तो -64 डिवाइडेड बाई 5 की पावर क्यूब करेंगे तो हम क्या आएगा 125। तो 64 से 64 कैंसिल हो गया, माइनस एज इट इज़, तो आपका आंसर आ गया -9/25। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -9/25 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपको ये बस इसमें ध्यान क्या रखना है, ये वाला फंडा आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब किसी भी a की पावर m है, अगर वो नीचे है ऊपर जा रही है तो माइनस हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस हो जाएगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 स्क्वायर -5 स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है इक्वल टू 6 क्यूब इंटू a, देन द वैल्यू ऑफ दिस a की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है,
देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, दो चीज़ें होती है फ्रेंड्स, मैं इसको दो तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। एक तरीका तो क्या है, देखो ये छोटे नंबर है तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं, आपको पता है 13 की पावर 169 होता है और 5 की पावर 25 होता है, इसकी पावर 3/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, 169 माइनस 125 इज द 144। 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर दे रखा है मेरे को 3/2। आपको पता है कि अगर ऐसे तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो 2 से 2 कट जाता है, मतलब अगर स्क्वायर की पावर रूट है तो क्या होता है, स्क्वायर का रूट हमेशा वही नंबर हो जाता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 12 की पावर क्यूब। 12 की पावर क्यूब बराबर दे रखा है 6। मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्यूब इंटू 6 की पावर क्यूब, क्योंकि मैंने क्या करा 12 को 2 इंटू 6 लिख दिया, तो वैसे वैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ये आ गया 6 की पावर यू ए, 6 की पावर क्यूब दे रखा है, 6 की पावर क्यूब से 6 की पावर क्यूब कट गया और ए की वैल्यू आ गई भाई 2 की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। तो ये तो इसका मेथड नंबर 1 हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मेथड नंबर 1 मेरा यहाँ पे यूज क्यों इजी हो गया, बिकॉज ये नंबर बहुत छोटे दे रखे थे। ठीक है, अगर ये नंबर सपोज बड़े दे रखे हो, सपोज 13 के स्क्वायर की जगह आपको 56 का स्क्वायर दे रखा होगा, ऐसा स्क्वायर जो आपको एकदम ध्यान में नहीं आ रहा हो, तब उसको टाइप क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन क्या होगा, वो इस तरीके से होगा। देखो ये क्या है, ये फॉर्मेट आपको देख के कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट है, तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ। फैक्टर क्या होंगे इसके, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 माइनस 5 इंटू 13 प्लस 5 की पावर 3/2, और ये यहाँ तो मेरा 6 क्यूब इंटू ए तो चल ही रहा है। अब देखो ये क्या है, 13 माइनस 5 8, और ये क्या है 18 इंटू 3 की पावर 2, ये बन गया मेरा 6 की पावर क्यूब इंटू ए। 18 इंटू 8 क्या होता है 144, फिर से 144 की पावर 3/2। 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ये मेरा सेम फॉर्मेट बन गया जो मेरा यहाँ पे बन रहा था, ये बन गया मेरा 12 की पावर क्यूब इक्वल टू 6 की पावर क्यूब इंटू ए, जो कि मेरा वही आ गया जो स्टर्म मेरी यहाँ पे आई थी। अगर आप देखोगे तो इसको क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा मैं 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब, और 6 क्यूब से 6 क्यूब कट जाएगा, मेरा ए कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा ए इक्वल टू 2 की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन ये तरीका इस वाले क्वेश्चन के लिए इजी है क्योंकि इसमें छोटे नंबर दिए हुए थे, आपको फैक्टर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला तरीका फ्रेंड्स बहुत यूजफुल हो जाएगा अगर ये नंबर थोड़े बड़े दे रखे हो, क्योंकि यहाँ पे केवल प्लस माइनस कर रहे हो, यहाँ पे आपको स्क्वायर से हैंडल करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, आप इसको ध्यान में रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x इंटू 243 इक्वल टू हमारा है y रूट में 867, और यहाँ पे आपका x एंड y, अब इसमें एक इक्वेशन दी हुई है कि x और y आपके को प्राइम नंबर है। तो आपको इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होते हैं, एक आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन मुझे करना क्या है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि को प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जो को प्राइम नंबर होते हैं फ्रेंड्स, उनकी एक खासियत होती है कि उनका जो फैक्टर होते हैं दो नंबर के जो कॉमन, उनके केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूँ, एक यहाँ पे नंबर 1, नंबर 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, दो नंबर लेता हूँ 6 एंड 25। देखो इसके फैक्टर क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर कितने हैं, इसके फैक्टर हैं मेरे हो जाएंगे 1 इंटू 5 इंटू 5। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में केवल 1 कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, तो ये मेरा को प्राइम हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्राइम नंबर से आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही होंगे, ये नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। तो को प्राइम मतलब है कि दोनों का जो फैक्टर्स है, जो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स है, उनमें केवल नंबर 1 ही मेरा कॉमन होगा, बाकी मेरा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वो दो नंबर मेरे क्वालिफाई करेंगे को प्राइम के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं आपके, अगर बाई चांस जो अगर सोचो कोर प्राइम नंबर होंगे, अगर कोर प्राइम नंबर होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा एक नंबर है 9, एक मेरा है 17। ठीक है, अब इसका मेरा फैक्टर क्या आ रहा है 1 इंटू 3 इंटू 3, इसका फैक्टर आएंगे मेरे 1 इंटू 17 ही आएगा, क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है। देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है मेरा 1, तो ये भी क्या होंगे मेरे, ये दोनों भी मेरे को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो एक प्राइम है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, एक प्राइम हो सकता है। लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि मेरे जो
फैक्टर्स आएंगे उनके, उन दो नंबर्स के, उसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा केवल एक। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर होगा और वो भी क्या होगा, केवल एक होगा। ठीक है, बस अब ये ध्यान रखो। ट्विन प्राइम मैंने आपको बताया था, आपको बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम और को प्राइम बोथ एक ऐसे टर्म्स हैं जो यूज आते हैं। ट्विन प्राइम होता है आपका ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 5, 5 7, ठीक है, उसके बाद 11 13, ये क्या है? ये सब ट्विन प्राइम है। ये दोनों दोनों में दो 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 का डिफरेंस है और ये प्राइम नंबर्स भी हैं दोनों। ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम नंबर होंगे और उनमें डिफरेंस दो का होगा। को प्राइम में दोनों प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो फैक्टर होगा वो एक ही कॉमन होगा और वो होगा क्या? केवल नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपकी को प्राइम की डेफिनेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब बात आती है कि मुझे को प्राइम तो पता है क्या होता है, लेकिन मैं इसमें करूँ क्या? तो मैंने आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बताई थी कि जैसे आपको इस टाइप के नंबर स्क्वायर रूट में या क्यूब में दिख जाए, तो आप सबसे पहले तो फैक्टर निकाल दो। सबसे पहले तो आप 243 के फैक्टर निकाल दो। देखो 243 का फैक्टर निकालोगे तो 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 8 24 और फिर इसमें 9 का भाग दोगे तो 9 9 81, 9। इसके फैक्टर कितने आ गए? 3 इंटू 9 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप फैक्टर निकाल दो 867 के। 867 के फैक्टर क्या आएंगे? आप इसमें देखो 3 का डिवाइड करो तो 3 दूआ 6, 2 8 3 8 24 और 3 नाम 27। तो ये देखो 17 का स्क्वायर बन रहा है। और ये कुछ नंबर इस तरीके से होंगे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा कि बहुत टफ नंबर होंगे। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे मेरे 3 इंटू 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये नंबर मेरे कितने ईजी टाइप के नंबर आ गए। अगर मैं 9 स्क्वायर को बाहर ले लूँ इसमें से, ठीक है, ये मेरा रूट है। ये अगर ये क्या है, मैं फैक्टर करूंगा तो ये मेरा रूट है, ये मेरा रूट है। अब स्क्वायर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? तो एक्स 9x √3, ये मेरा बराबर दे रखा है किसके? अगर मैं 17 स्क्वायर को बाहर लूंगा तो 17 बाहर आ जाएगा, y √3, ये बराबर दे रखा है √3 से √3 कट गया। तो मेरा इन दोनों के इक्वेशन से x कितना आ गया? x आ गया मेरा 17y/9। ठीक है, ये मेरा हो गया x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि x और y को प्राइम है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये दोनों को प्राइम हो जाए। सबसे पहली बात तो प्राइम नंबर इंटीजर होता है, ये तुमको पता ही है। तो y की मिनिमम वैल्यू तो 9 तो होनी चाहिए ताकि वो कट जाए और हमारा जो नंबर है वो इंटीजर आ जाए। तो y की वैल्यू मैं 9 रख देता हूँ। तो यहाँ से देखो अगर मैंने y की वैल्यू 9 रखी तो 9 से 9 कट गया, तो y की वैल्यू 9 रखने पे मेरे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 17 आ रही है। तो ये दोनों तो मैंने अभी अभी देखा था, ये दोनों तो को प्राइम होते हैं। तो यानी कि मेरे पहले ही यही सेटिस्फाई कर रहे हैं, मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर डायरेक्ट आप यहाँ से निकालो तो आपको पता लग जाएगा कि जो मेरे इसकी वैल्यू है वो पूछा क्या है मेरे से पूछा है कि x माइनस वाई क्या होगा। तो x माइनस वाई हो जाएगा मेरा 17 माइनस 9। तो ये हो जाएगा मेरा 17 माइनस 9। तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। मेरा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बस आपको ध्यान के रखना है, दो कॉन्सेप्ट है। को प्राइम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, वरना आप यहाँ फंस जाओगे। और अब यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट में, क्यूब रूट में, किसी भी क्वाड रूट में अगर आपको नंबर दिखे, सबसे पहला ऑप्शन है आप उसके फैक्टर निकाल लो। और उसके फैक्टर इस तरीके से आएंगे कि वो रूट वैनिश हो जाएगा, क्यूब रूट होगा तो वो वैनिश हो जाएगा, आपका क्वाड रूट होगा तो वो वैनिश हो जाएगा। तो वो नंबर इस तरीके से दिया होगा। तो सबसे पहले आप उसके फैक्टर निकालें। ठीक है, और फैक्टर निकालने की फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस रखो। फैक्टर आपको बहुत जल्दी निकालने आने चाहिए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उस क्वेश्चन को करने की। क्योंकि फैक्टर निकाल लिए तो वो तो बहुत ईजी हो जाएगा, पर फैक्टर निकालना कई बार थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि अभी 81 आया तो आपको पता है 81 तो सीधा 9 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ये आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी उन चीज़ों करने की। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है sum of the all possible values of a for which the 4-digit number 547 is divisible by 3। ये हमने देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे 3 या 4 हम कर चुके हैं। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? हमने 11 का एक रूल पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने आपको बताया था कि ऑड प्लेस के डिजिट का सम, ऑड प्लेस की डिजिट का सम माइनस इवन प्लेस की डिजिट का सम जो आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 का रूल पढ़ा था। 8 का हमने एक रूल पढ़ा था, 8 का पढ़ा था उनकी लास्ट की 3 डिजिट्स जो होती हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, ये हमने एक रूल पढ़ा था। 2 रूल हम पढ़ लिए थे। एक रूल हमने 9 का पढ़ा था। 9 का हमने क्या पढ़ा था रूल के सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो होती हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स
डिविजिबल बाय 9। एक्चुअली मैंने आपको तभी बताया था कि 9 का और 3 का रूल सेम होता है, तो यही रूल हमारा यहाँ लग जाएगा। अगर मैं देखूँ तो मेरा रूल क्या कह रहा है, 3 का रूल भी यही है जो मेरा 9 का रूल है, ठीक है। यही मेरा 3 का रूल होता है। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो मैं सम कर लेता हूँ, 547 ए है मेरा, इसका सम निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 और 4 9 7 16, 16 प्लस ए, ठीक है। 16 प्लस ए आ गया मेरा। अब मेरा क्या कह रहा है कि 16 प्लस ए जो होगा मेरा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब वो डिविजिबल किस किस से होगा मेरा, वो डिविजिबल होगा मेरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलो एक ही मैं अब नंबर लिखना शुरू करता हूँ। ये ए है, यहाँ पर इसको मैं ये ए जैसा लग नहीं रहा है, ये है मेरा ए, ठीक है। अब 16 प्लस ए में ए की वैल्यू रखता हूँ मैं। ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, स्टार्ट से रखते हैं। 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, 17 तो डिविजिबल नहीं है 3 से। देखो ए की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि 16 2 18, 18 मेरा 3 से डिविजिबल है। 3 रखो, 16 3 19, प्राइम नंबर आ गया, नहीं हो सकता। 4 रखो, 16 4 20, नहीं है। 5 रखा, 16 5 21, यस मेरा ये डिविजिबल है किससे, ए की 3 से 7 7 बार, तो मेरा 5 आ गया है ए की वैल्यू। ऐसे ही मेरी एक एक वैल्यू आएगी 8। आप इसको रख के देख लें 24, क्योंकि मेरा फैक्टर आप देख लो ना, 3 के पहाड़ा देखोगे, 3 18 3 7 21 3 8 24, तो आपका 8 इसकी नंबर वैल्यू आएगी। एक आपका नेक्स्ट नंबर आ सकता है, फिर उसके बाद 10 10 से नहीं है, 11 11 से हो रही है, लेकिन ए की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो ए केवल एक सिंगल डिजिट ही हो सकता है, तो 11 मेरा यहाँ पे नहीं होगा इसका। तो मेरी केवल 3 इसकी पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। और मैंने क्यों सारी निकाली, क्योंकि मुझसे पूछा ही है सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो जो भी पॉसिबल हो सकती है ए की, डबल डिजिट वाली नहीं हो सकती, क्योंकि ए में ए की वैल्यू हमेशा सिंगल डिजिट ही होगी। तो मेरी ये पॉसिबल वैल्यूज है इसकी। तो बस मुझसे पूछा क्या है, मुझसे इसका सम पूछा है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 2 + 5 + 8 विच इज नथिंग बट 15। मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो बस ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपका हमने ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन किए हैं लगभग 11 8 9, हमेशा 7 की भी ट्रिक पड़ी थी, तो ये से ये आपको वैसे ध्यान रखनी है। और ये रिवाइज आप ये सारे वीडियोस देख लोगे तो आपके एक एक बार सारी ये डिविजिबल रूल्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। फिर आपको बस करना ही है कि आपको ध्यान रखना है, फिर आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों का खेल बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कॉमन फैक्टर ऑफ x की पावर 4 - 256, और ये आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम इसको स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले देखो ये सबसे इजी टर्म लग रही है मुझे, तो मैं सबसे पहले इसके निकालता हूँ फैक्टर। देखो ये आपको ध्यान हो, हमेशा इस टाइप का एक नंबर जरूर दिखेगा आपको, a² - b² के फॉर्मेट का। देखो ये क्या है, ये मेरा जो नंबर है, ये मेरा नंबर एक्चुअली है x² का होल स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर। देखो ये विजुअलाइजेशन है, आप देखोगे नंबर को आपको लगेगा यार 256 तो स्क्वायर है 16 का। अब ये तो क्या है, मेरे a² - b² की फॉर्मेट है, तो इससे मेरा क्या बनेगा, x² - 16 1 बनेगा, और x² + 16 1 बनेगा। अब देखो ये फिर से मेरी a² - b² की फॉर्मेट है, क्योंकि ये क्या है 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है। ये मेरा क्या बनेगा, इसको फर्दर अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये बनेगा x - 4, ये बनेगा मेरा x + 4, और ये बनेगा मेरा, ये तो ये ऐसे कैसे रहेगा x² + 16। ये इसके मैक्सिमम फैक्टर पॉसिबल है इस x² - x की पावर 4 - 256 के, ठीक है। अब देखते हैं हम फैक्टर इस वाले नंबर्स के। देखो ये तो a² - 2ab + इस टाइप के फैक्टर तो आपको पता है होगा कैसे निकालते हैं। इसका तरीका होता है कि मेरा जो बीच का नंबर है x वाला, उसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूँ कि उनका सम आ जाए 7x और उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए कांस्टेंट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4x - 3x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लिखने में। अब इसमें क्या क्या है, इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ये बना मेरा x × x - 4, इसमें से -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये -3 यहाँ पे बचा x, -3 ले आए तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये बचा x - 4। मेरे फैक्टर कितने हो जाएंगे, अगर मैं x - 4 इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, यहाँ पे भी x - 4 है, यहाँ पे भी x - 4 है, तो ये बन जाएगा मेरा x - 4 -3। अब इसमें देखोगे यहीं से देखो x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, तो यानी कि x - 4 इसका कॉमन फैक्टर है, वो मैंने देख लिया, क्योंकि x - 3 यहाँ है नहीं, तो अगर उसमें आ भी गया तो तीसरे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो यहीं से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा यहीं से फोर्थ ऑप्शन लगा के, क्योंकि 2 में कॉमन आ गया तो तीसरे में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला x - 3 तो है ही नहीं मेरा उन दोनों में, ठीक है। लेकिन मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ सेक ऑफ सॉल्यूशन के। हम करते कैसे हैं क्यूब वाले को, तो ऐसे देखो x³ - 4x² + 3x - 12। अब देखो इसमें x² कॉमन है दोनों में, तो मैंने इसमें से x² कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा यहाँ पे x - 4, ठीक है, प्लस यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा x -
4, मैंने दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आप देखोगे कि ये लिखने पे मेरा यहाँ पे भी एक फैक्टर कॉमन आ गया है, वो है मेरा x माइनस 4। तो x माइनस 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया था कि मैंने कहा था कि 2 में आ गया, तो फिर तीसरे में तो आना ही है उसको, तभी वो आंसर बन सकता है, वरना वो आंसर नहीं बन सकता। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो 2-3 बेसिक चीज़ें याद रखनी है ना, वो ये ध्यान रखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर और इस टाइप के फॉर्मेट के फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इनके फैक्टर निकालने के तरीके क्या होते हैं। क्योंकि एक्स क्यूब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये तो क्या इजी टर्म आ गई थी इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए आपने इजीली कॉमन ले लिया, लेकिन कई बार ये टर्म बहुत टफ हो जाती है, तो इसके फैक्टर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में है तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप उन ईजी वाली चीज़ों को पहले सॉल्व करो ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय 4x प्लस 1। आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मतलब क्या होता है, भागफल जिसका आप भाग देते हो वो आ रहा है। तो आपका के पूछा है कि के क्या है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल जो डिवीजन मेथड लगाते हो ना, आप उसी तरीके से करो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा डिवीजन निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि ये ना, मैं वही हमारे पुराने स्टाइल में हम डिवाइड कैसे करते हैं, 2 नंबर को डिवाइड करने का हमारा तरीका क्या होता है, हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो अंदर होता है हमारा, जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो वो है 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। मेरे को डिवाइड कैसे करना है, 4x प्लस 1 से। देखो सबसे पहली चीज़ तो इसमें डिवीजन जो हमारे ये वाले डिवीजन होते हैं ना, एक्सप्रेशन वाले पॉलिनोमियल वाले डिवीजन होते हैं, उसमें वही फंडा लगता है जो हमारा नॉर्मल डिवीजन में लगता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप पे लगाते हैं डिवीजन। जैसे मैं इस पे पहले इस स्टेप को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसा कुछ लाऊंगा कि ये मेरी टर्म हट जाए। ठीक है, ये टर्म हटेगी तो मेरे को 4x को, इस पूरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये हो जाए, तो देखो 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर को इससे करूंगा तो मेरी 8x क्यूब की टर्म बन जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर बार मैंने भाग दिया है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ आया मेरा 8x क्यूब। बाकी टर्म में ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे आता है, हम उसको घटाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 8x क्यूब, 8 कैंसिल हो गया, यहाँ बन जाएगा मेरा, ये मेरी टर्म कौन सी बची, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब देखो मेरे को यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर लाना है, माइनस 8x स्क्वायर लाना है, तो मेरा क्या है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि माइनस 2x से करूँगा तो 4 इंटू 2 माइनस 8 हो जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं करता हूँ, यह आया मेरा माइनस 8x स्क्वायर। अब 2x को एज इट इज़ में इससे भी कर देता हूँ, प्लस से भी, इससे तो करा तो ये आ गया, इससे करूँगा तो माइनस का 2x आ जाएगा मेरा, और ये मेरा एज इट इज़ ऐसे कैसे चलता ही रहेगा ये टर्म। अब देखो मेरे को वापस से क्या करना है, घटाना है, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 12x प्लस 3। ठीक है, ये मेरी टर्म आ गई। अब देखो 12x प्लस 3 है, मुझे 12x लाना है, यानी कि मुझे 12x को हटाना है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 3। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू 4 क्या आएगा मेरा 12x, और 3 इंटू 3 क्या आएगा मेरा 3। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, वही साइन चेंज करूँ, माइनस माइनस 12x से 12x, 3 से 3, तो ये पूरा पूरा कट गया मेरा, यहाँ पे 0 आ गया, जो मेरा रिमाइंडर आया वो 0 आ गया, यानी कि मेरा पूरा पूरा भाग चला गया 4x प्लस 1 का इससे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, माइनस 2x, मैंने किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये प्लस है। तो अब इसमें पूछा क्या था कि मेरा ये जो क्वोशंट आएगा ये 2x स्क्वायर प्लस k के फॉर्मेट में आएगा। मेरा k क्या है वो ढंग से देखो, k है मेरा, इसमें आप देखोगे माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो मेरा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 48 का वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, माइनस 2x है और प्लस 3 है, वही तो मेरा ये है 3 माइनस 2x, तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस नॉर्मल जो अपना भाग देने का तरीका होता है बस वही ध्यान रखना है। बस आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ी टर्म है आपकी जो पॉलिनोमियल में, उसको आपको कैसे ना कैसे एलिमिनेट करना है। जैसे सबसे पहले मैंने 8x क्यूब को एलिमिनेट किया। ठीक है, उसके बाद जो मेरी बची टर्म वो बची स्क्वायर, तो फिर मैंने स्क्वायर वाली टर्म्स को एलिमिनेट किया। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले मैंने एक्स क्यूब वाली टर्म को एलिमिनेट किया,
फिर मेरी ये एलिमिनेट हो गई, तो जो एक्स स्क्वायर आई मैंने इसको एलिमिनेट किया, उसके बाद मैंने एक्स वाली टर्म्स को एलिमिनेट किया। तो यह हो सकता था कि कांस्टेंट बच जाता तो वो मेरा रिमाइंडर हो जाता, ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो मेरा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। चलो, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इसमें ज़्यादा ऐसा सोचना नहीं है कि पॉलिनोमियल क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, बस आप इसको ध्यान रखो कि आपको नॉर्मल आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो आपको ध्यान रखना है कि मैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं और बेसिकली मैं कैसे उस एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ, चाहे वो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 आपका दिया हुआ है, इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, आपका ए बी सी का इनका कोफिशिएंट दिया हुआ है, आपको निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बस साइंस का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि आप जो मल्टीप्लाई करो ना दो नंबर्स को, दो एक्सप्रेशंस को, तो आप साइंस उसमें कहीं गलती ना कर दो, बस मेन चीज़ ये है। देखो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ओके। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पेन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये क्या है, ये है आपका 9x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसमें क्या आपकी टर्म्स बन के आएगी, इसमें आपकी टर्म बन के आएगी -9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को इससे करेंगे तो आएगा -9x स्क्वायर -9x क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी, उसके बाद आप ये 9x स्क्वायर को x स्क्वायर करेंगे तो x के बाद 4 आएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ उस टर्म्स को, ठीक है। उसके बाद आप करो 15 से करेंगे तो आएगा कांस्टेंट का -15, ठीक है। फिर आएगा माइनस का 15x, फिर आएगा आपका 15x स्क्वायर, फिर आपका आएगा, अगर आप जब x से करेंगे तो +x स्क्वायर और माइनस का x क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, सबसे पहले आप इसमें देखो x क्यूब की टर्म्स देखो, 1 2, ठीक है। तो x क्यूब इनमें है, कोफिशिएंट क्या है -9 -1, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो -9 -x क्यूब हो जाएगा आपका 10, तो a बराबर आपका आ जाएगा -10, ठीक है। तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा -10 -9 -1, ठीक है। ये क्या है आपका -9 -1, ठीक है। अब आपका देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर और ये रहा x स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच ऑफ b वो क्या है आपका -9 + 15 और यहाँ पे आपका -1, सॉरी ये प्लस है, प्लस का x स्क्वायर, तो ये है +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। ऐसे ही आप देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट ये रहा ये रहा, तो x है आपका -15 + 1, तो c बराबर है आपका -14, ठीक। बस ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a + b - c कितना होगा, तो आपका a + b कितना हो जाएगा -10 + 7 और -c -14, तो ये हो जाएगा +14, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका आ जाएगा, इसका टोटल सम निकालोगे तो आप इसका आ जाएगा 11, जो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आपको बस साइंस का ध्यान रखना है कि आपके साइन में कहीं आपने मिस्टेक नहीं कर दी हो, अगर आपने साइन में मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हेन x = 1/9 एंड y = -3/4, तो आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आप एक चीज़ देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। मैंने आपसे कहा था ना कि पॉलिनोमियल जब भी आपका कुछ बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए ना, तो आप उसको बहुत ध्यान से देखो और आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि ये मेरा किसी इजी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है क्या, वरना अगर आप इनकी वैल्यू अगर ऐसे रखने चले गए ना डायरेक्ट, तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें ये ध्यान रखनी है आपको। देखो ये अगर आप इसको ढंग से देखो, इस एक्सप्रेशन को 81x² + 16y² - 72xy, देखो इसको ढंग से देखो आप, ये क्या है 81 16, ये किसी का होल स्क्वायर है, यानी कि ये मेरा a² + b² - 4ab का एक फॉर्मेट, 2ab का एक फॉर्मेट है। देखो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ 9x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 4y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 9 × 4xy। देखो, और मैं इसको और इजी बना दूं तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका 2 × इसको 2 × लिख सकता हूँ 9x और × 4y। देखो अब ये क्या बन गया, a² + b² - 2ab, तो मेरा ये क्या बन गया 9x - 4y का होल स्क्वायर। देखो अब ये फायदा क्या हुआ इस करने से, देखो फायदा ये हुआ कि देखो x की वैल्यू क्या दे रखी 1/9,
तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डालने गया वैल्यू तो देखो कितना ईजी हो जाएगा मेरा, 9 इंटू 1/9 माइनस 4 इंटू माइनस 3/4, तो प्लस हो जाएगा इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, इसका है होल स्क्वायर, तो ये है 1 + 3 का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 4 का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 16। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बस आपको इसमें जो मेन चीज़ है ना ध्यान रखने वाली, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन वीडियोस में मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन बताया मैंने आपको तो वो तो आपको कई वीडियोस में मिल जाएगा। मैं आपको मेनली ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप उस क्वेश्चन को देख के क्या करें, कि आप उस क्वेश्चन को अपने आप जब आपके सामने आए पेपर में आप उसको सॉल्व कर सकें। उसका तरीका यही है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ये जो पॉलिनोमियल दे होता है बड़ा सा, ये पॉलिनोमियल हमेशा सिंप्लीफाई होते हैं, ये बड़े बड़े टर्म्स हमेशा सिंप्लीफाई होते हैं। आप उसको बस एक निगाह से देखना है और समझना है कि उसमें जो नंबर्स दे रखे हैं क्या मैं उनका यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे इसमें 81 16 दे रखा है, तो ये क्या है, किसी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको क्यों ना एक होल स्क्वायर की फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूँ, जिससे कि देखो मेरा यहाँ पे कितनी ईजिली ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 51 अभी इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज डॉटर, 5 years ago his age was ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और ये बोला है कि प्रेजेंट एज जो डॉटर की है वो x है। ठीक है, तो हमें डॉटर की x दे रखी है, मैं अभी की एक्स वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन एक पेपर में भी करवाया था, इसमें आपको करना ही है, बस इसमें लिख लो कि जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बनेगी। देखो मैंने y लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और मेरे से कहा है कि y अभी इज ट्वाइस एज ओल्ड इज डॉटर, तो अभी की एज मैंने y मानी ये इससे बड़ा है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई y बराबर 2x। ठीक है, अब मेरे से बोला है कि 5 years एगो, मैंने जैसे कहा था ये एगो वाला टर्म आ जाए ना, जितने साल पहले उतने उतने आप घटा दो दोनों में से, क्योंकि 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटी होगी और अभी भी 5 साल छोटा होगा। ठीक है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, y-5, इसकी हो जाएगी x-5। अब बोला है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज x years देन विच इज द इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसमें बोला है कि हिज 5 years ago his age was 4 times his daughter age, 5 साल पहले 4 times of his daughter age, तो यहाँ पे 4 times लगा देता हूँ मैं, वैसे बोला है ना 4 times of daughter age, तो daughter age कितनी है x-5, 5 साल पहले। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखो आप इसमें से यहाँ से अगर y की वैल्यू आप डाल दो तो ये बन जाएगा आपका 2x-5 बराबर 4 इंटू x-5। आपका बस ये इक्वेशन ही पूछी है इसमें कि इक्वेशन कौन सी बनेगी, जो आपकी इसमें बन रही है ये वाली इक्वेशन। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्विंग का नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि इक्वेशन किस तरीके से बनानी है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of 6250 at 8% annum compounded annually after 3/4 years amounts to what? देखो ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, मैंने आपको फॉर्मूला इसका बताया था कि आपका जो कंपाउंडेड एनुअली होता है उसकी फाइनल वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p इंटू 1 + r की पावर r डिवाइड बाई 100 की पावर नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे आप n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और आपकी r क्या है, आपका रेट है, और आपका p क्या है, आपका p जो है प्रिंसिपल अमाउंट है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है। इस क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक ये है जो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इस टाइप के जो ईयर्स आ जाते हैं ना, 2 3 की पावर 4 ईयर्स, 2 ये एक्चुअली क्या है, कुछ महीने हैं, 2 साल और कुछ महीने। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये बस एक चीज़ ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं, या बस याद ही रख लेना इसको, ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत टाइम लग जाएगा उस पर्टिकुलर उसमें, लेकिन आपको यहाँ पे मेन जरूरत है, हमारा एग्जाम बहुत पास है, तो हम उसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो इसका जो तरीका होता है फ्रेंड्स वो होता है, मेरी पूछी क्या है, फाइनल वैल्यू पूछी है, तो मेरी फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा 1 + p इंटू 6250 इंटू 1 + r मेरे को मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2⁻³ ठीक है, अब ये जो टर्म होती है ना r⁻³ इसको ऐसे लिखते हैं 6250 इंटू 1 + 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर स्क्वायर, स्क्वायर को अलग ले लिया, और एक जो टर्म आएगी वो आएगी मेरी 1 + 8/100 इंटू 3/4। बस आपको ये इसमें चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, इस तरीके से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, बस 1 + 8 इंटू 3/4 हो जाता है ये।
8/100 के साथ है ये, ठीक है, इस चीज़ के साथ है, 1 के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, इसमें ये स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा हो आप इस तरीके से, अब तो इसमें नॉर्मल सॉल्व करना है आपको, कुछ भी नहीं है, आप इसमें 4 से 25 बार इसको डिवाइड कर दो, 4 से 2 बार ये कट गया, तो ये तो आ जाएगा आपका 6250 इंटू यहाँ पे कितना है 1+2/25, तो इसको अगर करूँगा मैं एलसीएम लूँगा तो ये कितना आ जाएगा 27/25 इंटू 27/25, ठीक है। और अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूँ तो ये टर्म क्या है 3/4 है, ये 4 से, तो ये 4 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया आपका 50 बार, तो ये आ जाएगा मेरा 53/50, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटू में टर्म्स आ जाएगी 53/50। देखो अब ये भी कट गया 25 से, ये 25 बार कट जाएगा, 625, 250, फिर 25 से ये 10 बार कट गया, और 10 से ये 5 बार कट गया, तो आपकी जो फाइनल टर्म आएगी वो फाइनल टर्म क्या आएगी आपकी, इसकी फाइनल टर्म आ जाएगी आपकी 3, जिसको आप इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे फाइनली 27, हमें टर्म्स कौन कौन सी बची हैं, हमें टर्म्स बची हैं 27 इंटू 27 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये आपकी टर्म बची है, इसमें फाइनल टर्म कितनी बची है 27 इंटू 27 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 17727.40, ये नॉर्मल आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर निकल के इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसमें, आंसर नंबर फर्स्ट। जो इसमें याद रखने वाली चीज़ें वो यही है, बाकी तो इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक। जब भी आपका इस तरीके के ईयर्स आ जाएं तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो होता है ये 1+8 जो आपका इंटीजर है वो तो आप अलग निकाल लो, और जो आपका रैशनल वाला पार्ट बचा जैसे 2 2 से ही 3/4 है, तो 2 को तो आप एक उसके साथ निकालो, 3/4 को आप डायरेक्ट 8/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8/100 3/4। अब इसका तरीका आपका फंडामेंटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे डिराइव होता है ये, तो वो मैं आपको डेफिनेटली पूरा वीडियो बनाऊंगा। ये एक मेरा वीडियो बनाने का प्लान है कि जितनी भी ट्रिक्स होती हैं इनके पीछे जो मूल आपका सिद्धांत होता है वही काम करता है, तो वहाँ से ये ट्रिक कैसे डिफाइन होती है, कैसे डिराइव होती है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं पर्सन मार्क्स इज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस अलाउ 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हिज लॉस गेन परसेंटेज। देखो अब इसमें मैंने आपको फिर से जो मैं बताता हूँ, देखो तरीका वो हमेशा हर क्वेश्चन में लग रहा है। मैंने कहा था कि जब भी आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो आप 100 मान लो, सिंपल सी बात है, आप 100 मान लो। देखो कह रहा है पर्सन मार्क्स इज गुड्स 40% अबव, माना कि वो 100% था तो वो कर देता है 40%, यानी ये है उसकी मार्क प्राइस, ठीक है, ये उसने मार्क की है 140, एमआरपी जो कहते हैं ना, एमआरपी उसने किया, ये मार्क कर दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि उसने क्या किया, जो मार्क किया उस पर उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज 40% ऑफ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। फिर उसने क्या किया, जो मार्क प्राइस थी उस मार्क प्राइस पे उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया। देखो अब ये 40% का डिस्काउंट देते हैं क्या हो जाएगा, ये आपको डिस्काउंट निकालना है किस पे 140 पे, तो आपका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा आपका, मैं निकालू 140 का 40% निकालो डिस्काउंट, तो 140 का 40% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 40/100। किसी भी नंबर का अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ, मैं 140 का 40% डिस्काउंट निकालना है, मुझे कितना होगा, तो वो हो जाएगा मेरा 56, ठीक है। तो इसने 56 रुपीज़ का उस पर डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ऑन द मार्क प्राइस हिज लॉस गेन परसेंटेज, तो उसने क्या किया है, उसने आपको 56 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनली उसने बेचा कितना उस, तो ये तो थी मेरी एमआरपी, उस पे एमआरपी पे उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 56 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने बेचा कितने पे, बेचा उसको 140 माइनस 56 पे, यानी उसने उसको बेचा कितने पे, उसने बेचा उसको आपका, ये कितना आ जाएगा, अगर इसको आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 116 पर, 116, ठीक है। उसने बेचा कितने पे उसको 116 रुपये का, ठीक है। अब अगर उसने 116 पे बेचा उसे, तो 140 में 56, सॉरी 84, ये आ जाएगा आपको 84, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, 156 इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 84, ठीक है 84, तो उसने 84 रुपीज़ पे उसको बेचा है, ठीक है। तो अब आप देख लो उसने 84 पे बेचा है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी 100 थी, हमने 100 मानी थी, बेचा है 84 पे, तो ये तो कंफर्म हो गया 100 की चीज़ को उसने 84 रुपये में बेचा है, तो इसका हमारा लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है डायरेक्ट घटा दो, जो आपका लॉस हो गया वो आ गया 100 माइनस 84, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 16, तो 16% का उसको टोटल लॉस हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर 1, ठीक है।
बात आपको ये समझ में आ गई होगी। तो ये आपका है क्या, आपका मेनली आपका जो फंडामेंटल इसमें है वो ये है कि आप ये जो मैंने 100 माना था ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको हर बार इसीलिए जो मेन ट्रिक है, मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ। सॉल्व तो आपको कई जगह सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे, मेरा जो पर्पस है वो अप्रोच क्या लें क्वेश्चन को देखते ही, क्या करें क्वेश्चन को देखते ही, वो मैं आपको चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो है कि आप जब भी आपको इस परसेंटेज का क्वेश्चन आए और आपको रियल डेटा नहीं दिया हुआ है, केवल परसेंटेज परसेंटेज में बात की जा रही है, तो आप एक रेफरेंस नंबर हमेशा मान लो 100, और फिर वहाँ से आप उसमें जो भी परसेंटेज दे रखे हैं, घटाना बढ़ाना जो भी आप उसको कर लो। मैंने यहाँ पे वही किया, मैंने 100 दे रखा था, 40 उसने बोला कि उसने अबोव पे बेचा है तो 140 मैंने अबोव पे मार्क किया है, मैंने 140 को मार्क प्राइस मान लिया। फिर उसने बोला कि मार्क से मैंने 40 का डिस्काउंट दिया है, 40% का, तो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस निकाल ली। डिस्काउंटेड प्राइस ये आ गई, एक्चुअल प्राइस। तो मैंने कितने पे दिया था डिस्काउंट, 140 पे दिया था, तो 140 से 56 दिया, तो मैंने फाइनली सेलिंग प्राइस मेरी कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई मेरी 84। कॉस्ट प्राइस थी मेरी 100, मैंने मानी थी 100 की चीज़ को मैंने बेचा 84 में, यानी कि मैंने 16 उसका नुकसान पाया। मैंने 100 क्या माना था, परसेंटेज माना था। तो अगर परसेंटेज मानते हो तो आंसर भी आपका परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट। तो ये भी एक एडवांटेज है 100 मानने का। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया, 16%। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो द सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीजें आपकी एक बार आएंगी। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट आता है कि आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। देखो सप्लीमेंट एंगल होते हैं हमारा x इंटू 180 माइनस एक्स। ठीक है, अगर x एक एंगल है तो उसका सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस एक्स। और कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, अगर x मेरा एक कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस एक्स। ये दो चीज़ आप एज ए थ्योरी याद रखो हमेशा। ये क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इस टाइप के, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, वहाँ समझाया था कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, और इन्हीं एंगल का यूज जब ट्राइंगल में होता है तो ट्राइंगल भी ऑब्ट्यूज और एक्यूट अकॉर्डिंगली हम उसको बोलने लग जाते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आपको इसमें दिया हुआ है कि जो एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मान लो उनका रेशियो ऐसा कुछ रहा होगा 2x 3x 5x 8x, ये एंगल रहे होंगे, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखो मैं इसका सम करूँ तो ये कितना आ जाता है, 2 3 5 5 10 और 8 18, 18x। अब ये मुझे पता है कि जो सम ऑफ द एंगल्स है क्वाड्रेटरल में वो 360 होता है। ये मैंने आपको बताया था कई बार कि क्वाड्रेटर का क्वेश्चन आया तो अभी ध्यान रखो कि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ द एंगल आपका जो है 360 होता है। तो x मेरा कितना आ गया, 20 आ गया। तो मेरा अब एंगल्स कैसे कैसे आ गए, मेरे एंगल आ गए मेरे 40 60 20 25 100, और ये मेरा आ गया 20 इंटू 8 160। तो ये मेरे एंगल आ गए, 4 एंगल रहे होंगे क्वाड्रेटरल के। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू आ गई मेरी। अब मुझसे क्या पूछा है, सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। देखो जो लार्जेस्ट एंगल है वो मेरा कौन सा है, वो मेरा है 160। तो 160 का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 20। मैंने अभी बताया था आपको सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, 180 माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको उसी तरीके से लिखूँ यहाँ पे, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट हो जाएगा मेरा 180 माइनस 160, तो हो जाएगा मेरा 20। ठीक है, फिर मेरे से पूछा है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या है मेरा 40, इसका मैं निकालूं कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपको कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो होता है 90 माइनस 40, ये हो जाएगा मेरा 50। अब मेरे से पूछा है कि ये जो निकल के आया सम, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम पूछा है तो वो क्या हो गया 70। तो मेरा इसका आंसर हो गया 70, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे इसमें, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो, ये वाला एंगल जो सम ऑफ द एंगल 360 डिग्री। और ये नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल मेजर्स दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू ऑफ द अबाउट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये जैसे इसमें लेंथ की बात आ जाए तो हमारा जो फंडामेंटल मैंने आपको बताया था वो क्या है, मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और ये थर्ड क्या है, बिगर साइड है, सॉरी बिगेस्ट है उन सब तीनों में से। ठीक है, ये आपका सिंपल सा जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आए वन ऑफ द फैक्टर आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली अगर उसमें लेंथ दे रखी है
क्वेश्चन में लेंथ्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो ये आपका फंडा आपके दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए कि सम ऑफ द टू साइड्स हमारी हमेशा ग्रेटर होगी थर्ड से। चलो हम कर दें इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टू साइड्स है 15 और 17, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल भी उन्होंने बोला हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 15 है और ये 17 है, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें निकल के आती है कि ये तो मुझे पता पड़ गया कि अब ये जो तीसरा सम होगा, सोचो मैं मानता हूँ 17, इसको मानता हूँ, एक्स माना मैंने इसको। अब ये मैंने पूछा है कि एक्स प्लस 15 की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये मेरे से पूछा है कि अब आप थर्ड साइड के बारे में कमेंट बताइए कि थर्ड साइड इसमें से क्या हो सकती है, ठीक है। चलो तो मैं इसको क्वेश्चन को करता हूँ। मेरा इसका क्वेश्चन हो जाएगा, मेरा कहता है अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या क्या हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देखो ये हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर आपको दो साइड दी हुई है तो आपका जो रेंज होगी वो रेंज हमेशा इस टाइप की बनेगी, 17 माइनस 15, एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी और आपका 17 प्लस 15 इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। अब वो ट्राइंगल, क्योंकि एक्स क्या है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने लंब माना है, लेकिन एक्स ये भी हो सकता है और एक्स आपका जो है ये भी हो सकता है, क्योंकि ये हमें एक्स दिया नहीं है। एक्स 15 से 15 17 के इधर भी आ सकता है, 17 से बड़ा भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी एक कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो 2 और 32 के बीच में होगी, इसके बाहर नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है। और इंटीजर है तो इन दोनों के बीच में होगी। अब आप देख लो इसमें जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो एक तो इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है आपका केस 1, इसमें बन के आता है कि आपका एक्स जो है वो आपका मान लो कि वो एक्स है आपका ये हाइपोटेंशियो है। सपोज मैं आपको इसको यहाँ पे केस नंबर 1 बनाता हूँ। एक्स जो है मेरा, जो मैंने माना था वो इस तरीके से माना है कि मेरा ये एक्स है, ये 17 है और ये 15 है। तो इससे मेरे एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैंने आपको बताया था 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं, आपका क्वेश्चन तो खैर वहीं से हो गया, लेकिन मैं आपको बस करके बता रहा हूँ। ये 23.67 ये एक मेरी एक्स की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और एक एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ सकती है कि एक्स मेरा ये यहाँ पे हो, इसका जो एक्स है वो मेरा वो बेस हो, तो मेरा एक्स ये हो, ये 15 और ये 17 हो, यानी कि एक्स की वैल्यू छोटी हो। इस केस में क्या आएगी एक्स की वैल्यू, अगर आप निकालोगे इसको तो इससे अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। वही मैंने पाइथागोरस थ्योरम निकाली है। तो इससे आप जब एक्स निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा 389 और 389 आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64 का रूट लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो अब आपकी इसमें देखो, ये तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब आप इसमें देखो क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा इट इज बिटवीन 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 4 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के 7 सेंटीमीटर के बीच में तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने निकाला उसकी मिनिमम वैल्यू भी हमारी 8 आ रही है, तो 4 और 7 के बीच में तो नहीं हो सकती। तो हमारा ये हो गया ऑप्शन गलत, तो हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया इसमें से। अब वो कह रहा है इट इज बिटवीन 20 एंड 23। यस, अभी हमने निकाली 22.7 आई थी जब हमने इसको वो माना था, क्योंकि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू मैक्सिमम यही हो सकती है। तो हमने जब उसको ये माना था तो जो हाइपोटेंशियो माना था तो हमारा 22.7 आई थी। तो यस बी तो हमारा करेक्ट है। इट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, यस अभी हमने निकाला 8 आई थी हमारी, ठीक है, जब हमने उसको आधार माना था। तो यस ये भी हो सकती है, तो मेरा सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो मेरा इसका आंसर हो गया, मेरा ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है 55 का। तो बस आपको ध्यान रखना है, ये तो मेरी आ गई रेंज, ये मेरी मैक्सिमम ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनमें से भी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी मेरे इस चीज को, यह मुझे चेक करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया कि मैं एक्स की वैल्यू मान के रख के देख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें बोलो सर कि मैंने आपने 2 वैल्यू बताई, मैं इसमें मान के देखता हूँ। मैं एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ 4, ठीक है, मैंने मान ली 4, ये तो सब मैंने 5 मान ली 4। अगर मैं ए ऑप्शन को नेगेट करना चाहता हूँ तो मैंने एक्स की वैल्यू मान ली 5, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू 5 है, एक 15 है, एक 17 है। तो अब इसमें से जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। और अगर ये होगी तो मेरा ये दोनों जो है इन दोनों का सम 17 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, होगा 15 प्लस 5 20। यस सर 17 से बड़ा है, तो ये क्यों नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 भी तो हो सकती थी, जो 4 और 7 के बीच में भी तो हो रही है। लेकिन आप एक चीज इसमें मिस कर रहे हो, वो ये है कि उन्होंने क्लियरली आपको बोला हुआ है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो फिर इसकी वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, आपकी 2 से 32 के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से वैल्यू होगी तो वो तो मेरा एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो है मेरी सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल एक स्पेसिफिक कैटेगरी और फॉलो करता है, उसकी पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो होनी चाहिए, जो कि मेरी
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी फॉलो होना चाहिए। इसलिए मेरी वो वैल्यू जो 2 3 4 5 6 7 जो वैल्यू होगी वो हट जाएंगी। 8 से ही मेरी जो वैल्यू होगी वो काम की वैल्यू है। उसमें से मैंने आपको बता दिया एक 8 होगी और एक आपकी 22.7 निकल के आ रही थी, हमने निकाली थी फॉर्मूले से। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट वाइज 2 कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम एंड सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। चलो, द वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 देन एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर। ये तो हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, अब तो आपको रट गया होगा कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। मैंने आपको कितनी ही बारी क्वेश्चन करा दिया है। आपका एंगल एक दे रखा है 110, तो मैं इसको वैसा ही बनाता हूँ ट्राइंगल को जो लगे कि 110 है। देखो ये वाला एंगल 110 ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द ट्राइंगल होता है मेरा, सम ऑफ द ऑल एंगल इन द ट्राइंगल इज 180। मेरे से बोला है कि एक एंगल है 110 और द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर 2 एंगल। ये हमेशा ही एक टाइप का क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द प्रिडिक्शन में आ सकता है डेटा में कि ये क्वेश्चन फिर से हमारा आ सकता है, या इसका कोई रिलेटिव एप्लीकेशन। ये एंगल आपसे पूछा है, निकालने का तरीका 110 ये है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 70। अगर इन दोनों का सम 70 है तो इनके आधे आधे का सम कितना होगा 35। अगर इनके आधे आधे का सम 35 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 35। हम कई बार कर चुके हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 56 का 145, विच इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 110 था तो इन दोनों का सम क्या होगा, बड़े वाले एंगल ए और एंगल सी का, इनका सम होगा मेरा 70। क्योंकि बाइसेक्टर का सम कितना होगा, मैंने आपको बताया था अगर एंगल का सम 70 है तो बाइसेक्टर का उनका आधा हो जाएगा 35। इन दोनों का सम 35 है तो इस वाले ट्राइंगल में अगर इस पॉइंट को P मानो तो इस वाले ट्राइंगल में भी 180 का जो कॉन्सेप्ट है सेट होना चाहिए। तो ये अगर 35 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 35, तो ये हो जाएगा मेरा 145। ठीक है, मेरा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि जो हमारी दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमको ए बी सी, जो मैं बना लेता हूँ। आपका एक ट्राइंगल है ए, एक ट्राइंगल है बी, एक पॉइंट है बी सी, एक आपका ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। ठीक है, तो मैं इसको बना लेता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसको बनाने से पहले मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है ए बी जो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है और मेरा पी आर भी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये दोनों बराबर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद मेरा दे रखा है बी सी 6 मतलब ये 6 दे रखा है और बी सी के करस्पॉन्डिंग मेरा दे रखा है आर क्यू, तो ये 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा आ जाओ ए सी भी दे रखा है कि मेरा हो गया, ए सी भी दे रखा है 5, ये भी दे रखा है मेरा, ये हो जाएगा पी क्यू कितना दे रखा है 5। तो ये तो एस 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 वाली टेक्निक होगी, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में एस 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 साइड एंगल, ये जो टेक्निक्स होती हैं इनमें आप कॉन्ग्रुएंसी बना सकते हो। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि मेरा कौन सा ट्राइंगल इसमें जो है क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस होगा। देखो मैंने आपको एक ट्राइंगल को बोलने के कितने तरीके होते हैं, इस ट्राइंगल को मैं पी आर क्यू भी बोल सकता हूँ, इस ट्राइंगल को मैं पी क्यू आर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे को ध्यान रखना है अगर मैं इसको ए बी सी का कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ तो मैं अगर इसको ऐसे काउंट कर रहा हूँ तो मैं इसको भी ऐसे ही काउंट करूंगा। तो मेरा हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी मेरा साइड मेथड से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसी डायरेक्शन में काउंट करना है मुझे पी आर क्यू के। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। पी आर क्यू मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये मैं डायरेक्शन में बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है कि आप कैसे उस ट्राइंगल को काउंट कर रहे हो, ट्राइंगल को आप कैसे बता रहे हो। एबीसी बता रहे हो तो आप इसको फिर पी आर क्यू बताओगे, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आप इसको पी क्यू आर बताओगे तो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि आपने इसको उस तरीके से उस ट्राइंगल पे ओवरलैप नहीं किया है आपकी एस 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 टेक्निक से। और एस 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 टेक्निक क्या है, साइड मतलब तीनों साइड बराबर है, तब कॉन्ग्रुएंसी कब होगी, जब आप उसको सेम डायरेक्शन में आप उसको काउंट कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड होल्ड्स ए मैक्सिमम ऑफ 540 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। आपको इसमें बताना है कि इसका टैंक का आपको एरिया भी दिया हुआ है। हाउ मेनी मीटर डीप मस्ट बी वाटर व्हेन द टैंक इज फुल। देखो टैंक क्या होता है, टैंक का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन और करा था, आपने उसमें देखा था 540, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको दी हुई है, पूछी है आपसे एच पूछी है,
हाउ मेनी मीटर डीप मस्ट बी वाटर, तो हाइट आपकी पूछी है, ठीक है, तो हाइट हो जाएगी आपकी 540 डिवाइडेड बाई एल बी। अब मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी फ्रेंड्स कि हमेशा क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको है ना सब वैल्यू नहीं दी होती है, केवल आपको दिया होगा इसमें एक, अब वो एल बी की जगह आपको इसमें क्या दे दिया है, आपको दे दिया है कि जो रेक्टेंगुलर है उसकी आपको लेंथ और विड्थ टैंक की दे दी है, तो आपको ये लेंथ दे दी है। तो कई बार क्या होते हैं इसमें तो आपको लेंथ और विड्थ दे दी, कई बार आप उसको एरिया दे देते हैं आपका उसका रेक्टेंगुलर टैंक का, क्या आपको एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर टैंक का, एल इंटू बी होता है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है तो आप एच की वैल्यू निकाल दो, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी एच की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाई एल इंटू बी, 15/120, ये इसको आप काटोगे तो ये बन जाएगा 9/2, ठीक है, 6 से आप इसको 2 बार काट दो, 6 से आप इसको 9 बार काट दो, ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पे, एच की वैल्यू आ गई मेरी 9/2। देखो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि उन्होंने पूछा है कि जो आपकी पानी है उस पानी उसमें 2/3 तक ही भरा हुआ है। देखो अगर इसकी हाइट में अगर मानता हूँ कि मैं बनाता हूँ, ये मेरा जो क्यूब बनता है उसमें एक्चुअली मेरी ये जो होती है ना ये एच होती है, अगर मैं इसको मिटाऊं ये मेरा जो होता है वो एच होता है, ये वाला पार्ट हाइट, और ये जो है ये होती है मेरी ब्रेड्थ, एक्चुअली पीछे की साइड जो मेरी जा रही है, तो हाइट मेरी उसको डिफाइन करेगी वॉल्यूम को कि कितना पानी उसमें भरा है या कितना पानी उसमें आ सकता है, ठीक है, तो मेरी एच हाइट हो गई। अब इन्होंने बोला है कि उसमें 2/3 ही पानी भरा हुआ है, यानी कि उसकी जो 2/3 हाइट तक ही पानी भरा हुआ है, तो 9/2 का 2/3 निकाल देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 3, तो मेरा इसमें हाइट क्या आ गई उसकी 3 मीटर आ गई, यानी कि उसमें उसकी एक्चुअल हाइट जो भी रही हो लेकिन उसको भरा हुआ कहाँ तक है, ओनली 3 तक ही भरा है, तो उसकी एक्चुअल हाइट तो थी 2 इंटू 9 4.5, लेकिन अभी उसमें पानी केवल 3 मीटर तक ही भरा हुआ है, तो यही पूछा है कि उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी जब वो 2/3 भरा हुआ है, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज नथिंग बट 3, ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर 3। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 द हाइट इज 3, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, हाइट इज 3, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए टू इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, और पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 63, देन हाउ मच लार्जर इज द साइड ऑफ ट्राइंगल देन द साइड ऑफ द स्मॉलर साइड, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें रेशियो पूछा है, तो आपको इसमें बस एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है जहाँ पे डायरेक्ट यूज आएगा। देखो अब मैं मान लेता हूँ एक ट्राइंगल है, छोटा बड़ा जो भी है, उस एक का है √3/4 ए स्क्वायर रेशियो, एक का है √3/4 बी स्क्वायर, मैं एक की साइड मान लेता हूँ ए, एक की साइड मान लेता हूँ बी, ये मेरा दिया हुआ है 16:9, ठीक है, अब आप देखोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, और मेरी ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो आ जाएगी 4/3, ठीक है। अब ये तो मेरा रेशियो आ गया दोनों की साइड्स का, एक मेरा दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी जो है 63 है, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है सपोज उसकी साइड है तो उसकी तीनों साइड का सम जो होता है वो उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो स्मॉलर कौन सी होगी, देखो अगर आप यहाँ से नोट करो तो यहाँ पे बी आपको स्मॉलर दिख रहा है, तो क्योंकि ए बाई बी क्या है 4/3 जो एक से ज़्यादा है, तो अगर इसमें मैं आपको रेशियो में बताना चाहूँ कि अगर ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि बी बड़ा है डेफिनेटली, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 4b/3 होगी, मतलब बी की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है, तो ए बड़ा हो गया, तो ये मेरा छोटा वाला पूछा है, छोटा वाले का तो पेरीमीटर स्मॉल ट्राइंगल दिया हुआ है तो बी दिया हुआ है मुझे, मतलब तो ये कितना हो जाएगा b + b + b, 3b मुझे दिया हुआ है 63, तो b हो जाएगा मेरा 21, तो मैं अगर b की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ इस वाले फॉर्मूले में, तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा मेरा 4 × 21 / 3, ठीक है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ, 4 × 21, देन हाउ मच लार्जर इज द साइड ऑफ ए लार्जर ट्राइंगल, तो मेरा ये दे रखा था आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी 28, ठीक है, तो मेरी बड़े वाले ट्राइंगल की लेंथ कितनी आ गई 28 आ गई, छोटे वाले की कितनी आ गई मेरी, मैंने निकाली थी 21, आपसे पूछा क्या है
कि हाउ मच लार्जर इज साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल, मतलब कितनी ज़्यादा है ये छोटे वाले से। तो जितनी ज़्यादा निकालने के लिए मेरे पास तरीका क्या होता है, 28 - 21, तो मतलब 7 ज़्यादा है, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये कितनी ज़्यादा है छोटे वाले से, छोटी वाली की 21 है, बड़ी वाली की 28 है, तो इससे 7 ज़्यादा है, तो मेरा इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। तो बस याद रखने की चीज़ इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्किल हुज पेरीमीटर इज 6 पाई सेंटीमीटर। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर देन इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट इज। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपका क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल हुज। सर्किल का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, ये हुज के पहले क्या आ रहा है, सर्किल आ रहा है, सर्किल का पेरीमीटर इज 6 पाई सेंटीमीटर। तो मेरे को दिया क्या हुआ है, 2 पाई आर मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, मुझे 6 पाई दिया हुआ है, मेरा पाई से पाई कट गया, ये 2 से ये 3 कट गया, आर की वैल्यू आ गई मेरी 3 सेंटीमीटर। ये मेरी एक चीज़ क्लियर होगी कि रेडियस क्या है मेरी 3 सेंटीमीटर है। अब मेरे से बोला है कि पूछा क्या है मेरे से, हाइट पूछी है ट्राइंगल की। अब आ जाओ ट्राइंगल पे, देखो ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल का जो बेस फॉर्मूला ये होता है कि अगर हाइट आपकी दी हुई है उसकी ट्राइंगल की, अगर आपकी हाइट दी हुई है और बेस आपका दिया हुआ है बी, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब मेरे से पूछा है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्किल। अब ये इस एरिया, इसका जो एरिया है ये सर्किल के एरिया के बराबर है। सर्किल का एरिया क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको पाई आर स्क्वायर अगर निकालूंगा, पाई इंटू 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, ये पाई आर स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन बन गई, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, बेस 8 दे रखा है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू 8 इंटू हाइट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 9 पाई। तो अगर आप इसको देखो 2 4, एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 9/4 पाई। तो यही मेरी हाइट ही तो पूछी थी, 9/4 पाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 4 दूआ 8 पाई आएगा पहली बात, तो कुछ 2.25 के आसपास आएगा। तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो 60 का मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ हो गई इसमें। बस ये तो आपका नॉर्मली आपका बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर का 2D शेप्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, स्पेशली सर्किल का 2 पाई आर पेरीमीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सितंबर का 2016 का पेपर सॉल्व हो गया और आई थिंक होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश यही की है, थोड़ा सा लेंथी वीडियो इसलिए बनता है क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊँ, क्योंकि हमने इसी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं आपका जो एक तरीके से काइंड ऑफ पूरा सिलेबस कवर करने की। तो हमने एक बार फिर देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने ये सब टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं और आप देखोगे कि हम जब ये पूरे 12 साल का पेपर, जब पूरा एक सीरीज कंप्लीट कर लेंगे ना 12 पेपर्स की, तो हम ऑलमोस्ट आपका 90 to 95% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। कुछ ही चीज़ें छोटी होंगी हमने, जिसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक प्रेडिक्शन वाले वीडियो में उसको भी कवर कर लें। तो आप ये देखोगे कि हमारा जो पूरा एक पैकेज है वो रेडी हो गया और आप सी टेट के लिए इन वीडियोज़ के बाद कन्फर्म रेडी टू चिल हो जाओगे। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों से शेयर करें, ताकि ये उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके जिसको इस टाइप की नॉलेज की ज़रूरत है और अपना वो लक्ष्य प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक करें ताकि आप कभी भी इस वीडियो को फ्यूचर में भी रेफर कर सकें। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी मजबूती से रखें। मैथ्स इज़ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, मैंने बार बार बोला है, रटे नहीं मैथ्स को, समझें चीज़ों को, तो आपके लिए भी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर।